हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं, लेक्चर नंबर 13। ये लेक्चर नंबर 12 का कॉन्टिन्यूशन का ही पार्ट है। लेक्चर नंबर 12 में हमने पीआई निकालना सीखा था, पर्टिकुलर इंटीग्रल नॉन होमोजीनियस का, जिसमें हमने दो केस कंसीडर किए थे। फर्स्ट केस था हमारा ई रेस टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई, ये केस हम कंसीडर कर चुके हैं। और फर्स्ट केस और सेकंड केस हमने जो पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था साइन ए एक्स प्लस बी वाई या कॉस ए एक्स प्लस बी वाई। ये दो केस हमने उस लेक्चर में डिस्कस किए थे। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। आज इस लेक्चर में हम इसके आगे के नेक्स्ट केसेस लेने जा रहे हैं। व्हेन राइट हैंड साइड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स की पावर एम वाई के पावर एन, या फिर फंक्शन हो ई रेस टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू वी। तो नेक्स्ट केस में सबसे पहले बता रही हूँ एक्स की पावर एम वाई की पावर एन। ये केस उसी तरीके से है जैसे हमने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था पॉलिनोमियल का केस, या फिर हमने होमोजीनियस में पढ़ा। सेम हम नॉन होमोजीनियस में भी करेंगे। और याद होगा जब इस तरह के केस होते हैं तो हम जो हमारे पास यहाँ फाइव डी डी डैश जो भी यहाँ रखा है उससे हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसी टर्म कॉमन निकालते हैं कि हमारे पास वन प्लस माइनस समथिंग ये डी ऑपरेटर में बने और इनवर्स, मीनिंग एक बायनॉमियल एक्सप्रेशन हम यहाँ पर अप्लाई कर सकें। तो जब भी x की पावर एम वाई की पावर n का क्वेश्चन आता है तो हम बायनॉमियल लगाने की कोशिश करते हैं, ये एक्सपेंशन बनाने की कोशिश करते हैं और इसी की हेल्प से हम ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जब हम एक्सपेंशन बनाते हैं तो होमोजीनियस में भी याद होगा कि ये जो एक्सपेंशन है या तो हम इसे डी डैश अपॉन डी के फॉर्म में बना लेते हैं, लेकिन हम जब बनाएंगे जब x की पावर y की पावर से बड़ी हो, डी डैश अपॉन डी में असेंडिंग पावर्स में लेते हैं, या फिर हम d अपॉन डी डैश में बनाते हैं अगर y की पावर बड़ी हो, और या फिर हम d या d डैश में बनाते हैं। बट अगर किसी यहाँ पर जो हम नॉन होमोजीनियस पढ़ रहे हैं और अगर हमारे पास जो फैक्टर्स आते हैं लीनियर फैक्टर में, अगर हमारे पास क्वेश्चन है और लीनियर फैक्टर में अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म उस फैक्टर में अगर प्रेजेंट है, सेपरेटली प्रेजेंट है, तो पहली प्रेफरेंस हम कांस्टेंट टर्म को देते हैं और कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालते हैं। तो इसके बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं, वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से कॉमन निकालना है। इसका हमने एक क्वेश्चन लिया, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डी प्लस डी डैश माइनस वन डी प्लस थ्री डी डैश माइनस टू ज़ेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर। तो इस लेक्चर में भी मैं वही क्वेश्चन दिखा रही हूँ, आपको करा रही हूँ जो हमारे रिसेंटली अभी पूछे गए हैं क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर में भी हमने 2019 का एक क्वेश्चन लिया था, वो भी नॉन होमोजीनियस का पूछा गया था, और 2020 में भी ये जो क्वेश्चन आया है ये भी नॉन होमोजीनियस का आया है। लास्ट ईयर जो केस आया वो एक्स रेस टू दी पावर एम वाई रेस टू दी पावर एन पर आया, और लास्ट टू लास्ट जो हमारा नॉन होमोजीनियस का केस आया था वो साइन या कॉस पर डिपेंड था। तो ये अभी 2020 का क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का वेटेज जो एग्जाम में था ये हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन को फैक्टर फॉर्म में उसने दिया है, तो हमें तो डायरेक्टली यहाँ पे फैक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग CF लिखना है। तो हम सेपरेटली ईच एंड एवरी फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग CF लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया CF कॉरस्पॉन्डिंग टू D। तो D के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम देखें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, ई रेज टू द पावर 0x फंक्शन ऑफ D लिखा है y। नेक्स्ट फैक्टर लेते हैं, सो CF कॉरस्पॉन्डिंग टू नेक्स्ट फैक्टर D प्लस डी डैश माइनस वन के कॉरस्पॉन्डिंग कांस्टेंट टर्म माइनस वन प्रेजेंट है, ई रेज टू दी पावर माइनस वन इंटू एक्स। सेकेंड फंक्शन F2 माइनस वन को हाइड कर लो तो D प्लस डी डैश पढ़ोगे, तो D के प्लेस पर y प्लस के प्लेस पर माइनस D डैश के प्लेस पर x, ये बन गया मेरे पास सेकेंड CF। अब नेक्स्ट फैक्टर की कॉरस्पॉन्डिंग CF लिखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है D प्लस थ्री डी डैश माइनस का टू, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म माइनस टू है, तो सबसे पहले ई रेज टू दी पावर माइनस अप्लाई किया, माइनस टू इंटू एक्स थर्ड फंक्शन हमने कंसिडर किया। माइनस टू को हाइड कर लीजिए, माइनस टू को आप जैसे ही हाइड करेंगे तो D प्लस थ्री डी डैश पढ़ेंगे, तो D के कॉरस्पॉन्डिंग आपने ले लिया y और प्लस का माइनस थ्री एक्स। तो कंप्लीट CF जब आप लिख रहे हैं तो CF की वैल्यू आ गई, सारा CF ऐड कर दीजिए, F1y प्लस ई रेज टू दी पावर x F2y माइनस एक्स एंड प्लस ई रेज टू दी पावर 2x F3y माइनस 3x। ये मेरे पास बनता है CF का पार्ट। अब हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में वो है PI का पार्ट, जिसे बहुत ध्यान से समझना है कि जब इस तरह के केसेस आए तो हम PI किस तरीके से निकालें।
तो पी आई के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं. सो पी आई इक्वल्स टू 1 अपॉन, हमें जो क्वेश्चन डी में दिया है एज इट इज़ लिख लेते हैं डी प्लस डी डैश माइनस 1 एंड डी प्लस 3d डैश माइनस का 2, ये लिख लिया. और राइट हैंड साइड हमारा पूरा एक साथ हमने पूरी पॉलिनॉमियल ले ली, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस का 2y स्क्वायर, ये ले लिया. अब देखिए हमें यहाँ से कुछ कॉमन निकालना है, तो ये डी तो एज इट इज़ रख रही हूँ. इन दोनों फैक्टर में कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है, तो मेरी प्रेफरेंस होगी कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालना. तो फर्स्ट फैक्टर यहाँ से -1 बाहर, यहाँ से -2 बाहर, तो टोटल कितना बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया. तो ये आपके पास बन गया 1/2d. अब मैंने कहा यहाँ से -1 बाहर है, तो -1 की कॉरस्पॉन्डिंग तो बन गया 1, -1 बाहर आते ये बन गया 1 माइनस का d प्लस डी डैश, ये फैक्टर इसमें कन्वर्ट हो गया. सेकेंड फैक्टर से मैंने -2 को बाहर लिया, तो -2 के कॉरस्पॉन्डिंग तो बन गया 1, और ये पूरा का पूरा -2 से डिवाइड हो गया, तो माइनस साइन d प्लस 3d डैश अपॉन 2, ये फैक्टर हमारे पास बन जाते हैं. और ये राइट हैंड है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4xy प्लस का 2y स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई. दोनों फैक्टर को ऊपर ट्रांसफ़र करिए, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2d. ये आपके पास बन गया 1 माइनस का d प्लस का d डैश का इन्वर्स, और सेकेंड फैक्टर 1 माइनस का d प्लस 3d डैश अपॉन 2, इसका इन्वर्स, एंड एक्स स्क्वायर माइनस का 4xy प्लस का 2y स्क्वायर. यहाँ तक आ गए. अब हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए दो एक्सपेंशन है, 1 माइनस एक्स इन्वर्स, तो यहाँ जो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगा ये लगेगा 1 माइनस एक्स का इन्वर्स. तो 1 माइनस एक्स का इन्वर्स हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन. तो यहाँ एक्स का रोल क्या प्ले कर रहा है, डी प्लस डी डैश. तो पहले इसे ओपन करते हैं, तो 1/2d ये आपके पास आ गया. हमने इसे ओपन किया, 1 प्लस डी डैश प्लस आगे आएगा d प्लस डी डैश का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली स्क्वायर ओपन कर रही हूँ, डी स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर प्लस 2d डी डैश अप टू सो ऑन. सेकेंड एक्सपेंशन को भी ओपन कर लेते हैं. सेकेंड एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स, इस पूरे को x मान रहे हैं, तो ये बना 1 प्लस एक्स की वैल्यू दिस, तो इसे सेपरेट करके लिख रही हूँ, d/2 3d डैश बाय 2. नेक्स्ट टर्म आएगी इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करके लिख रहे हैं, सो d स्क्वायर बाय 4 प्लस 9d डैश स्क्वायर बाय 4 प्लस ये आ गया 6d डी डैश 6d डैश अपॉन 4 अप टू सो ऑन. और राइट हैंड साइड मेरे पास फंक्शन बचा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 4xy प्लस का 2y स्क्वायर. अब देखिए मैंने दोनों एक्सपेंशन ओपन कर दिए. अब इन दोनों एक्सपेंशन से हमें वो टर्म्स कलेक्ट करनी है जहाँ से हमें आंसर मिल सकता है. इस आंसर को देखने के लिए इस पॉलिनोमियल को देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, इसका 2 बार डेरिवेटिव पॉसिबल है x के रेस्पेक्ट में, इसका 2 बार डेरिवेटिव पॉसिबल है y के रेस्पेक्ट में. तो मैं पूरे एक्सपेंशन से डी स्क्वायर कलेक्ट करूँगी, डी डैश स्क्वायर कलेक्ट करूँगी, और ये रखा है xy, मतलब डी डैश की टर्म कलेक्ट करूँगी. तो अगर मैं इन दोनों को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करके सिर्फ वही टर्म लूँगी जिसमें डी आता हो, डी डैश आता हो, डी डैश स्क्वायर आता हो, डी स्क्वायर आता हो और डी डैश आता हो. इसके हायर ऑर्डर की कोई भी टर्म हम यहाँ नहीं ले रहे. तो बस हमें जो ध्यान से करना है वो इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई को ध्यान से करना है. तो मल्टीप्लाई करना सिखाती हूँ. 1/2d, सबसे पहले मैं इस 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में कर रही हूँ. तो 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करूँ तो ये एज इट इज़ आएगा. तो देखिए मैं वही लिख रही हूँ, 1 प्लस d/2, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर लिखते जाएंगे, प्लस 3d डैश बाय 2, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखते जाइए क्योंकि मुझे इसमें ही टर्म्स को ऐड करना है. d स्क्वायर बाय 4 प्लस 9d डैश स्क्वायर बाय 4 प्लस, और ये 6/4 है तो मैं इसको लिख रही हूँ 3/2 डी डैश समथिंग दिस, और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 4xy प्लस का 2y स्क्वायर. देखिए मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करके सारे टर्म्स लिख दिए हैं, कुछ स्पेस छोड़ दिया है. 1 से हो गई मल्टीप्लाई, d पर चलिए d से मल्टीप्लाई करते हैं. तो d से मल्टीप्लाई 1 में करोगे क्या मिलेगा, d, यहाँ लिख दिया, एक साथ ऐड कर देंगे. अब d की मल्टीप्लाई d/2 में करोगे क्या मिलेगा, d स्क्वायर बाय 2.
तो इसे डी स्क्वायर बाई टू की टर्म में लिख देती हूँ, डी स्क्वायर बाई टू। अब डी की मल्टीप्लाई डी डैश में करोगे तो क्या मिलेगा, डी इंटू डी डैश, तो डी डी डैश की टर्म में लिख देते हैं, कितना मिल रहा है, प्लस का 3/2 डी डी डैश। अब डी की मल्टीप्लाई किस में कर रहे हो, डी स्क्वायर में, डी क्यूब मिलेगा, नॉट रिक्वायर्ड। डी की मल्टीप्लाई डी डैश स्क्वायर में, ये भी ज़रूरत नहीं है। और डी की मल्टीप्लाई डी डी डैश में करें, यहाँ से भी कोई आंसर छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं डी डैश पर। अब डी डैश की मल्टीप्लाई 1 में करो तो डी डैश मिला, चाहिए ऐड कर देते हैं डी डैश वाले ब्रैकेट में। अब डी डैश की मल्टीप्लाई डी में करा तो मिल गया डी डैश इंटू डी, तो डी डैश इंटू डी ये रहा, तो ये वैल्यू मिलती है प्लस का 1/2 डी डी डैश। अब डी डैश की मल्टीप्लाई आप किस में कर रहे हो, डी डैश में करोगे तो डी डैश स्क्वायर मिलेगा, कितना 3/2 डी डैश स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं 3/2 डी डैश स्क्वायर। अब डी डैश की मल्टीप्लाई डी स्क्वायर में करो, नहीं मिलता आंसर, ये भी नहीं रिक्वायर्ड और ये भी नहीं रिक्वायर्ड, छोड़ देते हैं। अब डी स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की टर्म में ऐड कर दिया, यहाँ पर आ गए। अब डी स्क्वायर की मल्टीप्लाई डी में करो, डी क्यूब मिलेगा, नहीं, थर्ड ऑर्डर नहीं चाहिए, आगे चलें, थर्ड ऑर्डर मिलेगा, नहीं चाहिए। अब डी डैश स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो डी डैश स्क्वायर मिलेगा, ऐड कर देते हैं यहाँ पर डी डैश स्क्वायर में। अब डी डैश स्क्वायर की मल्टीप्लाई डी में करोगे फिर थर्ड ऑर्डर बनेगा, यहाँ से हमें आंसर नहीं मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, आगे जाओगे नहीं मिलेगा, ओनली 1 की मल्टीप्लाई से मिल रहा है। अब 2d डी डैश पे है, 2d डी डैश में 1 की मल्टीप्लाई, तो वैल्यू बनेगी 2d डी डैश। आगे चलेंगे, क्या मिलेगा, 2d स्क्वायर डी डैश, रिक्वायर्ड ही नहीं है, छोड़ देते हैं आगे की सारे टर्म, ये बन गई टर्म आपके पास, बस अभी इसे ऐड करके लिखना है। तो वैल्यू क्या बन गई, 1/2d, 1 प्लस d/2 प्लस d, क्या वैल्यू लिख सकते हैं, d/2 प्लस d, दिस इज 3d/2, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है 3d डैश बाय 2 और प्लस d डैश, ये वैल्यू क्या बनेगी, ये आपके पास बन गया 3 + 2 मीनिंग 5d डैश बाय 2, ये ब्रैकेट ऐड हो गया। आगे डी स्क्वायर का ब्रैकेट ऐड करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इसका 4 एलसीएम ले लूँ तो ये मेरे पास बनेगा 4 + 2 6 + 1 मीनिंग यहाँ पर बन जाता है आपके पास 7, डी स्क्वायर बाय 4। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मेरे पास है 9/4 3/2 और ये आ गया डी डैश स्क्वायर, फिर से 4 एलसीएम ले लें, तो ये 4 एलसीएम लेने के बाद बनेगा 9 + 6 15 और प्लस 4, नेक्स्ट ऐड करते हैं डी डी डैश की टर्म्स को, तो 3/2 3/2 ये आपके पास हो गया टोटल 3 और प्लस हाफ ये हो गया और प्लस 2 ये हो गया, तो टोटल आपके पास ये जो टर्म आ गई 3 + 3 6 और 6 + 1 7 7 + 4 11, तो ये आ गया 11/2 डी डी डैश। ये मेरे पास टर्म आ गई x² माइनस का 4xy प्लस 2y², यहाँ तक हम पहुँच गए। अब क्या बचा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर ऑपरेट करो और डिफ्रेंशिएट करते चले जाओ। तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन लेते हैं नेक्स्ट टर्म में, तो यहाँ पर हमारे पास डिफ्रेंशिएशन बनता है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर देखते हैं, ये आपके पास आ गया 1/2d, 1 की मल्टीप्लाई की, ये आ गया x² माइनस का 4xy प्लस का 2y², चलिए 3/2। अब पढ़िए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे, x² का 2x और विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो कितना रह गया, माइनस का 4y प्लस 5/2 डी डैश, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू y, x² का 0 हो गया, विद रिस्पेक्ट टू y किया तो ये बचा आपके पास माइनस का 4x, विद रिस्पेक्ट टू y करो तो ये बन गया प्लस का 4y। आगे चलते हैं 7/4, 7/4
डी स्क्वायर कहता है, मतलब इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो एक बार जब डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया, जब इसी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स दूसरी बार करेंगे तो वैल्यू कितनी रह जाएगी, ओनली 2। नेक्स्ट चलता है, अब आता है 19/4 डी डैश स्क्वायर, मतलब इसे डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई 2 टाइम्स। तो जब हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये बना था, इसे अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दें तो वैल्यू क्या बन जाएगी, ओनली 4 प्लस 11/2। अब 11/2 के साथ पढ़िए क्या लिखा, डी डी डैश, मतलब सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब इसे विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो ये आंसर आएगा। अब जो आंसर आया उसे डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डी का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या वैल्यू मिलेगी, -4 मिलेगा। ये आपके पास सारा डेरिवेटिव आ गया। बस अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे। तो ये आपके पास बनता है 1/2d। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस का 4xy प्लस का 2y²। दिस, ये 2 यहाँ से 2 लेकर कॉमन कैंसिल कर सकते हैं, तो 3x माइनस 2y। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कैंसिल कर दो, दिस इज 5 माइनस का 2x प्लस 2y। ये इसके पास वैल्यू आ गई 7/2, ये आपके पास वैल्यू रह गई +19, और ये 2 यहाँ पर कैंसिल करके आप कर सकते हो, दिस इज़ -22। तो यहाँ से हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/2d एक्स स्क्वायर माइनस का 4xy प्लस का 2y²। x की टर्म देखिए 3x ये है और माइनस का 10x ये है, तो ये आपके पास रह गया माइनस का 7x। y की टर्म देखिए माइनस का 6y ये है और प्लस का 10y ये है, तो ये आपके पास आ गया प्लस का 4y, और ये सारी कांस्टेंट टर्म है, इन सबको ऐड कर लो, दिस इज़ 1/2। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अब एक बाहर एक टर्म बची है 2d। तो जब आपने d का मीनिंग पढ़ा था तो d का मीनिंग पढ़ा था डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जब ये d न्यूमरेटर में रखा हो। लेकिन अब आपके पास ये d क्या है, ये 1/, में है। तो जहाँ पर 1/d आ जाए इसका मतलब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, बट किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बचा है। तो आंसर आप क्या लिखेंगे, 1/2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ / 3 माइनस का 4, फिर x का करिए इंटीग्रेशन y को कांस्टेंट रखते हुए x² / 2 इंटू वाई। 2y² कांस्टेंट हो गया क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ये आपके पास आ गया इंटू x माइनस का 7 x² / 2। आगे चलता है, प्लस का 4y कांस्टेंट इंटू x 1/2 कांस्टेंट प्लस का x/2। दिस इज PI। तो अब कंप्लीट आंसर कैसे लिखना है, Z = CF + PI। तो इस तरीके से आप अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा CF + PI से। तो आई थिंक ये मेथड आपको समझ आ गया होगा कि हमने इसके अंदर किस तरह से कॉमन निकाला और हम आगे इसमें कैसे काम करेंगे। अब हम इसमें नेक्स्ट PI का मेथड लेते हैं, केस नंबर 4। केस नंबर 4 हमारे पास है, जब आपके पास राइट हैंड साइड फंक्शन रखा हो e⁻⁴ ax + by, और v कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई पर्टिकुलर नहीं कि कोई फंक्शन हो, एनी फंक्शन। बस इस फंक्शन के अंदर e⁻⁴ ax + by मल्टीप्लाई होगा। तो ये सिमिलर केस है जो हमने सेकेंड सेम में पढ़ा था, e⁻⁴ax इंटू v का केस। उसी तरीके से हम यहाँ पर पढ़ेंगे PI 1/, जो भी आपको d और d ऑपरेटर में फंक्शन दिया गया उसे लिख लीजिए, और राइट हैंड साइड है ax + by इंटू vxy, ये फंक्शन है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, हमारे पास ये जो e है हम इसे इस ऑपरेटर से बाहर निकालते हैं, लेकिन ये जैसे ही ऑपरेटर से बाहर जाता है
ये रिप्लेस करके जाएगा डी और डी डैश को, बट किससे, ये चला गया ऑपरेटर से बाहर, और इस तरह से ब्रैकेट स्टार्ट करना दिस। तो जैसे ये बाहर आएगा डी को रिप्लेस किससे कर देगा, ये डी को रिप्लेस करेगा डी प्लस किससे, एक्स का कोफिशिएंट देखना है ए, तो जहाँ पर डी है वहाँ आप लिखेंगे डी प्लस ए। अब आता है डी डैश, ये डी डैश को किससे रिप्लेस करेगा, डी डैश प्लस, अब y का कोफिशिएंट देखना, y का कोफिशिएंट है b, तो ये आ गया डी डैश प्लस b। अब ये तो बाहर चला गया, अब जो रिमेनिंग फंक्शन है ये रह गया vxy। तो ये जो ब्रैकेट में अब जो लिखा है हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी क्वेश्चन में। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा v पर कि v कैसा है, किस तरीके से हम वैल्यू निकालें। अब हमने साइन कॉस का केस पढ़ लिया है, x की पावर m y की पावर n का केस जानते हैं, या हो सकता है क्वेश्चन और भी सिंपल वे में कन्वर्ट हो जाए। जैसे हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पे हमने कंसीडर किया, क्वेश्चन है सॉल्व d माइनस 3d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू z, दिस इज इक्वल्स टू 2 e रेज टू द पावर 2x 10 y प्लस 3x। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसका अगर CF की बात करें तो ऑलरेडी लीनियर फैक्टर में गिवन है, बट लीनियर फैक्टर का स्क्वायर है, तो हम इसका CF डायरेक्टली लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म -2, सो e रेज टू द पावर माइनस ऑफ -2 इंटू एक्स F1। -2 को हाइड करने तो d माइनस 3d डैश रह गया, ये रह गया y प्लस 3x प्लस, अब सेम फैक्टर का रिपीटेशन है, x से मल्टीप्लाई करते हुए सेम फंक्शन ले लिया e रेज टू द पावर 2x, यहाँ F1 लिया था, नेक्स्ट फंक्शन F2 ले लो y प्लस 3x। तो ये आपके पास आ जाएगी CF की वैल्यू। अब हम आते हैं इसके PI के केस पर। तो PI का केस आइडेंटिफाई करते हैं कि PI का कौन सा केस है। सबसे पहले PI का फॉर्मूला लिखा 1/, हमें दिया गया है d माइनस 3d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड 2 e रेज टू द पावर 2x 10 y प्लस 3x, ये क्वेश्चन हमें दिया है। अब यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो ये हमारे पास फॉर्मेट है e रेज टू द पावर ax प्लस by इंटू v। क्वेश्चन हमारे पास है e रेज टू द पावर 2x और v की जगह हमारे पास लिखा है 10 y प्लस 3x, ये लिखा हुआ है। तो इसका मीनिंग अगर मैं इसमें इसे कंपैरिजन करूं तो a की वैल्यू जो मुझे मिलती है, ये a की वैल्यू मिलती है 2 और b की वैल्यू कुछ नहीं होगी क्योंकि यहाँ y प्रेजेंट नहीं है, सो b की वैल्यू आपके पास आ जाती है 0। तो जैसे ही अब हमारे पास ये क्वेश्चन जो बना वो केस नंबर 4 पर बनता है, और केस नंबर 4 ये कहता है कि ये जो एक्सपोनेंशियल की टर्म है इसे ऑपरेटर से बाहर करना है, लेकिन ये जैसे ही बाहर आएगा d और d डैश को रिप्लेस करेगा, वो काम हम इसमें करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2e रेज टू द पावर 2x को ऑपरेटर से बाहर करके ये हमने स्टार्ट किया ब्रैकेट। तो ये जैसे बाहर आएगा d को रिप्लेस करेगा, किससे रिप्लेस करेगा, d प्लस a से, मतलब d प्लस 2 से, और d डैश को रिप्लेस करेगा d डैश प्लस b से, और b की वैल्यू ऑलरेडी 0 है। तो d की जगह हम लिखते जाते हैं d प्लस 2 माइनस का 3d डैश माइनस का 2 होल स्क्वायर, और ये रह गया अब आपके पास 10 y प्लस 3x। ये क्वेश्चन का इतना पार्ट अब आपके पास बचता है। अब इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के लिए हमें इस फैक्टर को सिंप्लीफाई करना होगा। तो इस फैक्टर को सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए किस तरह से हम काम कर रहे हैं। अब ये जो फैक्टर आपके पास आता है, ये फैक्टर बन जाता है दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस e रेज टू द पावर 2x, सो 1/2 से 2 ये कैंसिल हो गया, और ये फैक्टर बन गया d माइनस का 3d डैश का होल स्क्वायर 10 y प्लस 3x। क्वेश्चन यहाँ आ गया। अब जब क्वेश्चन इस फॉर्म पर आ गया तो अब आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन तो 10 का केस है, ये कैसे सिंप्लीफाई होगा 10 का केस। तो 10 का केस सिंप्लीफाई करने के लिए अब आपको होमोजीनियस याद करिए। होमोजीनियस में एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो हमारे पास ये जो फैक्टर है ये होमोजीनियस फैक्टर है, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म यहाँ अलग से सेपरेटली प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ब्रैकेट के अंदर का हम देखें तो ये हमारे पास होमोजीनियस का क्वेश्चन है, और होमोजीनियस का क्वेश्चन में एक फंक्शन पढ़ाया था। फंक्शन क्या था कि अगर ये राइट हैंड साइड कोई भी फंक्शन रखा है ax प्लस by का,
एनी फंक्शन, 10 हो, लॉग हो, अंडर रूट में हो, कोई भी फंक्शन हो, बस ax प्लस बी वाई का फंक्शन होना चाहिए। तो उस केस में आप क्या करते हैं, उस केस में आप d को रिप्लेस करते हैं a से, d डैश को रिप्लेस करते हैं आप b से, और जैसे ही ये रिप्लेसमेंट करते हैं उतने ही टाइम्स इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई करते हैं। और अगर आपने ये मेथड आपको याद नहीं है तो एक बार होमोजीनियस में ये जो मेथड है डिस्कस किया गया है उस मेथड का वीडियो ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर ये केस बनता है होमोजीनियस। फाई का मतलब यहाँ जो गिवन है वो है 10y प्लस 3x, ये गिवन है। तो अगर मैं इसमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो देखिए x का कोफिशिएंट 3 है, तो मतलब मुझे a की वैल्यू मिलती है 3 और b की वैल्यू मिलती है 1। तो यहाँ पर मैं रिप्लेस करती हूँ, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। 2e रेज टू द पावर 2x, करिए रिप्लेस। d रिप्लेस बाय a मीनिंग d रिप्लेस बाय 3, d डैश रिप्लेस बाय b और b की वैल्यू है 1 इंटू 1 का होल स्क्वायर 10y प्लस 3x। आप कहेंगे ये तो ज़ीरो बन गया, तो 1/0 मीनिंग केस फेलियर। तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ बनता है केस फेलियर। और अगर ये केस फेलियर है तो काम करने का तरीका x से मल्टीप्लाई एंड डिफरेंशिएट। तो x से मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस e रेज टू द पावर 2x। x से मल्टीप्लाई करते हुए अब अगर आप x से मल्टीप्लाई लेते हैं तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में चलेगा इसका, विद रिस्पेक्ट टू d। तो करिए यहाँ पर 1 होल स्क्वायर है ट्वाइस d माइनस 3d डैश, और d माइनस 3d डैश में फिर d के रेस्पेक्ट में करो तो 1 आएगा, तो ये डेरिवेटिव आ गया इसका। और अब क्वेश्चन रह गया 10y प्लस 3x, ये रह गया। फिर से देखिए लीनियर फैक्टर होमोजीनियस है, तो अगेन फाई ax प्लस बी वाई का ही केस है। इसका मीनिंग d रिप्लेस बाय 3 और d डैश रिप्लेस बाय 1। रखिए d की जगह 3 और d डैश की जगह 1, 3 माइनस 3 0, अगेन केस फेलियर, अगेन केस फेलियर बनता है। तो जैसे ही केस फेलियर बना सेम प्रोसीजर फिर से अप्लाई किया। सो ट्वाइस e रेज टू द पावर 2x, x से मल्टीप्लाई की तो अब हो गया ये x स्क्वायर, और अगेन डिफरेंशिएट, फिर से इसे डिफरेंशिएट किया ट्वाइस d के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव रह गया 1 इंटू 10y प्लस 3x। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो पी की वैल्यू फाइनल आती है, ये पी की वैल्यू आ गई x स्क्वायर e रेज टू द पावर 2x 10y प्लस 3x, दिस इज पी। और कंप्लीट आंसर क्या दे रहे हैं, कंप्लीट आंसर हो जाएगा इसका CF प्लस PI। तो CF हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, PI हमारे पास ये आ गया। तो इस तरीके से हम इस केस को अप्लाई कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए कि अगर रिप्लेसमेंट करने के बाद ये फैक्टर होमोजीनियस बनता है और यहाँ 10 रखा है, तो होमोजीनियस का केस अप्लाई होगा फाई ax प्लस बी वाई। तो उसी तरीके से अप्लाई करते हुए हम इस क्वेश्चन को आगे तक हमने इसको प्रोसीड किया है। आई थिंक ये केस क्लियर हो गया होगा। और इस तरीके से हमारे पास नॉन होमोजीनियस में टोटल 4 केसेस हैं जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। केस नंबर फर्स्ट एक्सपोनेंशियल का केस था। केस नंबर सेकंड हमारे पास साइन और कॉस का केस है, साइन या कॉस, ये सारे हमारे नॉन होमोजीनियस के केस हैं। केस नंबर थर्ड हमारे पास है x की पावर m और y की पावर n। और केस नंबर 4 जो हमारे पास है नॉन होमोजीनियस में, ये है e रेज टू द पावर ax प्लस बी वाई इंटू वी एक्स वाई। तो टोटल नॉन होमोजीनियस के ये 4 केस हैं पी के, और ये केस आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। आई थिंक क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट 2 ईयर से नॉन होमोजीनियस के क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।